दोस्तों नमस्कार। कथुरवाल स्कूल ऑफ पॉलिटिकल साइंस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे एमडीयू का 2021 में एमए पॉलिटिकल साइंस का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था उसके बारे में। आपको 2022 लिखा दिख रहा होगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ 2022 में एमडीयू के द्वारा सेम टू सेम एग्ज़ाम वापस से ले लिया गया था। मतलब कि नया पेपर सेट नहीं हो पाया, तो 2021 वाला एज इट इज़ पेपर लिया गया और उस पेपर में जो बच्चों के 98 मार्क्स, 97 मार्क्स, 95 मार्क्स, लगभग 90 प्लस जो है वो 10 बच्चों के एग्ज़ाम में मार्क्स आए थे। लेकिन इसके विरोध में जो है बच्चों ने आंदोलन किया, बच्चे खड़े हुए और संगठनों ने इसका विरोध किया, तो इस पेपर को मजबूरन एमडीयू को कैंसिल करना पड़ गया और इसकी जगह पे दूसरा एग्ज़ाम हुआ। दूसरा एग्ज़ाम क्या हुआ वो हम अगली वीडियो में जो है वो डिस्कस करेंगे। इसीलिए हम ये कहते हैं कि 2021 वाला पेपर जो है यहाँ पे ये 21 आना चाहिए, ये 22 है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि 22 में दोबारा अटेम्प्ट करवा लिया गया था। तो हम यहाँ पे 2021 के एमडीयू पॉलिटिकल साइंस एंट्रेंस की बात करेंगे, ठीक है, जिसमें हम पूरे 100 क्वेश्चन जो हैं उनके ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, देखते रहिए इसके अंदर क्या था क्या कुछ नहीं था, वो सब चीज़ें हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहले क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए क्या कहता है पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट ए मेंबर ऑफ साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, यानी कि सार्क कब बनता है 1985 में। 1985 में पहलकदमी कौन करता है? पहलकदमी की जाती है बांग्लादेश के महबूब उल हक के द्वारा, ठीक है। तो बांग्लादेश की तरफ से इसकी पहलकदमी हुई और इसके अंदर जो है कुल मिलाकर के शुरुआत के अंदर 8 देशों को शामिल किया गया। फिलहाल में सदस्य कितने हैं? 9 सदस्य। कब से इसकी मीटिंग नहीं हो पा रही है? 2018 के 14 के बाद इसकी कोई मीटिंग नहीं हो पाई है। क्यों नहीं हो पाई है? क्योंकि इसमें जो मीटिंग होती है वो क्रोनोलॉजिकल अल्फ़ाबेटिक टाइप में होती है कि जैसे ABCDEFGH, इस तरीके से जिसका नाम आता जाएगा, ठीक है, तो उसके नाम के हिसाब से जो है यहाँ पे सेक्रेटरी बनते हैं और उसी के नाम के हिसाब से मीटिंग्स होती हैं। तो मीटिंग्स जो होंगी वो फ़िलहाल में होनी थी पाकिस्तान में, और मीटिंग तब होती है जब सारे देश उसके अंदर पार्टिसिपेट करें। तो भारत पाकिस्तान जाने से मना कर देता है और पाकिस्तान में ये मीटिंग हो नहीं पा रही है, तो इसलिए जब तक पाकिस्तान में ये मीटिंग नहीं होगी तब तक इसकी मीटिंग को ऑर्गेनाइज नहीं किया जा सकता। इसके अंदर एक और देश है 2007 में जिसको शामिल किया गया था, वो नाम है अफ़गानिस्तान का। 9th नंबर कंट्री जो है इसमें शामिल हुआ था, ठीक है। तो हमें यहाँ पे ये बताना है कि कौन सा देश जो है वो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क का सदस्य नहीं है। तो हम जानते हैं कि म्यांमार जो है वो इसका सदस्य नहीं है। भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और अफ़गानिस्तान, ये इसके सदस्य राष्ट्र हैं। कुल मिलाकर के 9 देश। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ आसियान, पहला सार्क से आ गया, दूसरा आसियान से आ गया। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? जैसे इसका मुख्यालय आपसे पूछे तो कहाँ पे बताएंगे? काठमांडू के अंदर, ठीक है, काठमांडू में इसका मुख्यालय है। तो यहाँ पे देखिए आसियान का मुख्यालय कहाँ पे बताया? जकार्ता, इंडोनेशिया के अंदर इसका मुख्यालय है। कब बना था ये बना था 1967 के अंदर। कितने देश हैं इसके अंदर टोटल? कुल मिलाकर के 10 देश इसके अंदर हैं। भारत के इधर वाला जो एरिया है, ये वाला जो ये भारत है, इस साइड से जो इधर वाला एरिया है, यहाँ के 10 देश इसके अंदर आते हैं आसियान वाले, ठीक है। इनको आसियान बोला जाता है। फुल फॉर्म इसकी जो है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका उत्तरी अटलांटिक मुक्त व्यापार समझौता। उत्तरी अटलांटिक मुक्त व्यापार समझौता नाफ्टा, इसके सदस्य देश हैं। इसके सदस्य देश कौन से हैं? अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा, ये इसके सदस्य देश हैं। ये भी एक नाफ्टा जो है मुक्त व्यापार समझौता कि इन देशों के बीच में जो है व्यापार जो वो मुफ्त होता है, इसके अंदर टैक्स नहीं लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राजनीतिक विचारक ने तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग किया था? तो कंपैरेटिव पद्धति, कंपैरेटिव मेथड जो है वो किसने यूज़ किया? एरिस्टोटल ने यूज़ किया सबसे पहले, ठीक है। तुलनात्मक कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के फाउंडर भी कौन है? एरिस्टोटल माने जाते हैं,
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है, संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन, जलवायु परिवर्तन, यूएनएफसीसी सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय, पार्टियों का सम्मेलन यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है, जो जलवायु परिवर्तन से निपटने में प्रगति का आकलन करने के लिए सालाना बैठक करता है। 2021 में COP26 कहाँ पे आयोजित की गई थी? तो 2021 में हुई थी ग्लासगो के अंदर, ठीक है, ब्रिटेन में ग्लासगो के अंदर। आपको ये जो है, जैसे ये 2021 है, आपको 2022 याद रखिएगा, 2023 याद रखिएगा, तो 2024 हुई नहीं है, तो ये दोनों याद रखनी पड़ेंगी आपको। 2022, 2023 ये दोनों याद रखनी है आपको, ठीक है, क्योंकि ये बहुत करंट में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक विचारकों और दार्शनिकों का केंद्रीय सरोकार है? निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक विचारकों और दार्शनिकों का केंद्रीय विचार है? कि भाई जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, पॉलिटिकल थिंकर जो हैं और जो पॉलिटिकल फिलोसफर हैं, उनके सेंटर में क्या चीज़ रहती है जब वो एनालिसिस करते हैं? तो उनके सेंटर में रहती है क्वेश्चन ऑफ एथिक्स एंड पॉलिटिक्स, मतलब कि नैतिकता और राजनीति का प्रश्न, ठीक है, ये उनके केंद्र में रहेगा कि भाई नैतिकता क्या है और राजनीति क्या है, इन दोनों के बीच में बात की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, डेविड ईस्टन की राजनीतिक व्यवस्था की अवधारणा मूल रूप से इस क्षेत्र में विकसित सामाजिक व्यवस्था की अवधारणा से ली गई। देखो, डेविड ईस्टन की इनपुट आउटपुट की अवधारणा है, मैंने आपको पिछला जो पेपर एनालिसिस किया था उसमें भी मैंने आपको बताया था कि ये समाज शास्त्र से ली गई है, सोशियोलॉजी से लिया गया कंसेप्ट है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपकी, राज्य की समकालीन अवधारणा की उत्पत्ति किस राजनीतिक विचारक से हुई है? राज्य की समकालीन अवधारणा, द कंटेम्प्रेरी कंसेप्ट ऑफ स्टेट ओन्स इट्स ओरिजिन टू विच पॉलिटिकल थिंकर, किस पॉलिटिकल थिंकर से है? भाई हम सब जानते हैं कि राज्य की फ़िलहाल आज के समय पे जो हम बात करते हैं, तो मैकियावली जो है उसकी स्टेट की हम बात करते हैं, जिस तरीके की वो बात करता है, नेशन स्टेट की जो उसने बात की थी। इसके बाद जो है, राज्य का आधुनिक सिद्धांत तभी सिद्ध हुआ जब संप्रभुता की अवधारणा पेश की गई। स्वतंत्र रूप से अवधारणा या संप्रभुता को सबसे पहले किसने तैयार किया? यानी कि राज्य का आधुनिक सिद्धांत, ठीक है, तभी सिद्ध हुआ जब संप्रभुता की अवधारणा पेश की गई। यानी कि हमें पता है सॉवरेनिटी की जब तक कॉन्सेप्ट नहीं आया तब तक स्टेट का कॉन्सेप्ट नहीं आया था, ठीक है। उसके बाद सॉवरेनिटी के बाद जो स्टेट का कॉन्सेप्ट डेवलप होता है। स्वतंत्र रूप से अवधारणा या संप्रभुता को सबसे पहले किसने प्रेजेंट किया था? यानी कि किसको? सॉवरेनिटी को सबसे पहले तो जीन बोधिन नाम के व्यक्ति थे जिन्होंने इसको प्रेजेंट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, जनरल विल के अनूठे विचार के साथ संप्रभुता की अवधारणा को किसने समझाया है? तो जनरल विल का कॉन्सेप्ट बिल्कुल आसान कॉन्सेप्ट है, जिन जे रूसो जो हैं वो इसके बारे में बात करते हैं। इसके बाद भारत के संविधान के अनुसार राज्यसभा यानी कि उच्च सदन, राज्यसभा जो राज्यों का सदन होता है जिसके अंदर राज्यों से प्रतिनिधि चुन करके भेजे जाते हैं, और राज्यसभा के अंदर प्रतिनिधि भेजता कौन है? राज्यसभा के अंदर प्रतिनिधि भेजता है राज्य, उसी राज्य से, अपने राज्य से लोगों को भेजता है। एक व्यक्ति राज्यसभा में जो है वो किसी दूसरे राज्य से भी जा सकता है, किसी दूसरे राज्य की विधानसभा से भी उसे भेजा जा सकता है, ठीक है। लेकिन वहाँ पे जो व्यक्ति जाएगा उसके लिए चुनाव कैसे होता है? जो विधानसभा के सदस्य होते हैं वो इसके अंदर वोट करते हैं, ठीक है, और उन्हीं में से व्यक्ति जो वहाँ पे पहुँचता है। तो ये क्या पूछ रखा है इन्होंने? अनुसार राज्यसभा क्या है? तो विघटन के अधीन नहीं है, मतलब कि इट इज़ नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन, यानी कि इसको विघटित नहीं किया जा सकता। तो क्या होता है? इसका कार्यकाल 6 साल का होता है, हर 2 साल में 1/3 सदस्य इसके चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि हर 2 साल में 1/3 सदस्य जो वो बदले जाते हैं, इसके अंदर चेंज होते रहेंगे, 6 साल का कार्यकाल रहता है इनका, ठीक है। तो ये कभी भंग नहीं होती है, स्थायी सदन इसको हम कह सकते हैं, उच्च सदन इसको हम कहेंगे। इसके बाद निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था? तो सब जानते हैं भाई, ये बात तो बिल्कुल बहुत ही सिंपल सी बात है कि भाई प्रियम्बल किसने प्रेजेंट कर रखी है हमारे देश के अंदर, ठीक है। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उद्देश्य प्रस्ताव जिसे आप कहते हैं, उद्देशिका जिसे आप कहते हैं, जिसे प्रस्तावना कहते हैं, वो किसने प्रेजेंट की थी? जवाहरलाल नेहरू ने प्रेजेंट की थी, ठीक है। इसके बाद भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? भारत का जो राष्ट्रपति है उसके पद की शपथ कहाँ से दिलाई जाएगी? तो भारत का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो उसको शपथ दिलाएगा, ठीक है। इसके बाद जो है राज्य चुनाव आयोग के बारे में निम्न कथनों पर विचार करना है कि स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में बात करें। पहली बात तो स्टेट इलेक्शन कमीशन क्या काम करता है वो चीज़ देखिए।
राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाएगी। ये बात बिल्कुल ठीक है। राज्य का राज्यपाल जो है वो राज्य का चुनाव आयुक्त, ठीक है, स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है उसकी नियुक्ति करेगा। राज्य निर्वाचन आयोग के पास पंचायतों को निर्वाचन के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति के अलावा मतदाता सूची तैयार करने की भी शक्ति है। बिल्कुल है भाई, ये जो है पंचायतों के चुनाव करवाएगा और पंचायतों के लिए जो है मतदाता सूची भी तैयार करेगा। ये बात ठीक है बिल्कुल। राज्य चुनाव आयुक्त को उसके पद से किसी भी तरह से तब तक नहीं हटाया जा सकता जब तक कि वह स्वयं पद त्याग नहीं कर देता या अपना कार्यकाल पूरा नहीं करता। नहीं, राज्यपाल हटा देगा, मंत्रिमंडल भी इसको हटा सकता है, ठीक है। मंत्रिमंडल जो है सिफारिश करेगा और राज्यपाल इसको हटा देगा। तो ए और बी ये दो बातें ठीक हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसकी सिफारिशों के आधार पर संघ और राज्य के बीच वित्तीय वितरण होता है? भाई संघ और राज्य के बीच जो है वो फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा कि भी फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है इनके बीच में कैसे कौन करेगा? तो भारत का वित्त आयोग आर्टिकल 280 ये रिकमेंड करता है कि भाई किस संघ के बीच कितना, सेंटर के पास क्या रहेगा, राज्य के पास कितना रहेगा, वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ठीक है, उसकी सिफारिश आएगी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों के बीच और केंद्र और राज्यों के बीच, केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय को प्रभावित करने के लिए अंतर राज्य परिषद की स्थापना करता है? तो अनुच्छेद 263, अनुच्छेद 263 के बीच जो है अंतर राज्य परिषद की स्थापना की जाती है। और वो जो है स्टेट जो है, मान लीजिए भारत और पंजाब के बीच झगड़ा है तो अंतर राज्य परिषद उसको देखेगी आर्टिकल 263 के तहत। मान लीजिए कि स्टेट और सेंटर के बीच झगड़ा है, उसके बीच में झगड़ा होगा तो कौन देखेगा? वो भी यही देखेगी, वो समाधान करेगी, उस पर विचार करेगी। किस आयोग ने संविधान के तहत एक स्थायी अंतर राज्य परिषद की स्थापना के लिए एक मजबूत मामला बनाया है? मतलब किस आयोग ने, कौन सा आयोग था जिसने स्थायी अंतर्राज्य परिषद की स्थापना के लिए, स्थायी अंतर्राज्य परिषद स्थापना के लिए किसने कहा था? सरकारिया आयोग। सरकारिया आयोग कब आता है? सरकारी आयोग 1982 में आता है, ठीक है। पुंछी आयोग कब आया था? पुंछी आयोग 2005 में आया था। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग कब आया था? 1966 में आया था। और दूसरा 2005 में। तो इस तरीके से बनकर के आए हैं सारे के सारे, इनको याद रख लेना है। इसके बाद जो 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम, ठीक है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956, इसके तहत स्थापित 5 क्षेत्रीय परिषदों के सर्व अध्यक्ष कौन होते हैं? 5 क्षेत्रीय परिषदों के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो भारत के गृह मंत्री जो हैं वो क्षेत्रीय परिषदों के अध्यक्ष रहेंगे। इसके बाद जो भारतीय संविधान में दल बदल विरोधी कानून आया था तो उसके लिए कौन सा संविधान संशोधन करना पड़ा था? 52वां संविधान संशोधन 1985, ठीक है। इसके बाद जो है निम्नलिखित में से किसे भारत में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त नहीं है? भाई कौन सी ऐसी पार्टी है जिसको हम राष्ट्रीय पार्टी नहीं कहते? तो जेजेपी जो है वो तो एक क्षेत्रीय पार्टी है। बीजेपी, सीपीआई, आईएनसी, बीएसपी, एनपीपी, आम आदमी पार्टी, ये सारी क्या हैं? ये सारी की सारी नेशनल पार्टी हैं, जबकि जेजेपी जो है वो क्षेत्रीय पार्टी है। दिसंबर 1948 में कांग्रेस द्वारा स्थापित दिसंबर 1948 में कांग्रेस द्वारा स्थापित भाषाई प्रांत समिति का सदस्य कौन नहीं था? भाषाई प्रांत सदस्य समिति बनाई गई थी तो उसमें जवाहरलाल नेहरू थे, वल्लभ भाई पटेल थे, पट्टाभी सीतारामैया थे, BR अम्बेडकर उसके अंदर नहीं थे, ठीक है। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में पहला अध्यक्ष कहाँ स्थापित, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में पहला अध्यक्ष कहाँ स्थापित किया गया था? तो पहला यूके के अंदर वेल्स विश्वविद्यालय में, ठीक है। मतलब कि वेयर द फर्स्ट चेयर इन इंटरनेशनल रिलेशन वाज एस्टैब्लिश्ड, यानी कि पहली चेयर स्थापित की गई थी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पे रिसर्च करने के लिए, जो है पहली चेयर बनी थी। तो दुनिया में कहाँ पे बनी थी? वो बनी थी यूके के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं पर विचार करें। अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं बतानी है आपको बताना कि उपरोक्त में से किस घटना का अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अध्ययन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, ठीक है। कौन सी ऐसी घटना है जो इंटरनेशनल रिलेशन पे जो है इफेक्ट करती है, उसको, ठीक है, इन्फ्लुएंस करती है। तो यहाँ पे देखिए द्वितीय विश्व युद्ध ने जो है दुनिया को प्रभावित किया तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध प्रभावित हुए। संयुक्त राष्ट्र यूएन बना था, जो उसकी भी स्थापना ने जो है दुनिया के संबंधों को प्रभावित किया।
तीसरा सोवियत संघ का पतन हुआ 1991 में, ठीक है, ये 1995 में 1945 में बना था, और द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में ख़त्म हुआ था और 1939 में शुरू हुआ था। तो ये इसकी घटनाएं हैं, सारी घटनाएं जो हैं प्रभावित करती हैं। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन जो है युद्धोत्तर यानी कि युद्धोत्तर युद्ध के बाद यथार्थवाद का प्रसिद्ध अधिवक्ता नहीं था? देखो, यथार्थवाद का प्रसिद्ध अधिवक्ता कौन नहीं था आफ्टर युद्ध के बाद? केनेथ वोल्ज नहीं थे, जबकि मार्गेंथो मैक्यावली ये सब लोग थे, इचकार वगैरह। इसके बाद नव यथार्थवादियों के अनुसार, नियो रियलिस्टिक के अनुसार जो है राज्य के व्यवहार का प्रमुख निर्धारक क्या है, कि भाई राज्य का व्यवहार जो है वो चलता है कि क्या है उसके लिए? वो कहता है कि स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम। नव यथार्थवादी कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संरचना जो है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की प्रणाली की, इंटरनेशनल सिस्टम की जो संरचना है, जो स्ट्रक्चर जो बना हुआ है, वो मेन निर्धारक है कि उस स्ट्रक्चर के अंदर, इसलिए स्ट्रक्चरलिस्ट भी बोला जाता है। न्यू रियलिस्टिक को जो है वो स्ट्रक्चरलिस्ट भी बोला जाता है, स्ट्रक्चरल अप्रोच भी। एम्पिरिज्म स्टडी 1902 में ये किताब आती है। पुस्तक किसने लिखी थी? J.A. हॉब्सन ने लिखी थी ये किताब, ठीक है। इसके बाद जो है ग्रोम्सी की आधिपत्य की अवधारणा, यानी कि इनकी हेजमनी की थ्योरी को अंतर्राष्ट्रीय करने का प्रयास किसने किया, इंटरनेशनल लेवल पे लागू करने की कोशिश किसने की? ग्राम्सी की आधिपत्य की थ्योरी को। तो रॉबर्ट कॉक्स जो हैं इसके मेन प्रोपोनेंट हैं। नेक्स्ट आता है आपका हांस जे मार्गेंथो ने राष्ट्रीय शक्ति के तत्वों को निम्नलिखित में वर्गीकृत किया। हांस जे मार्गेंथो ने नेशनल पावर के एलिमेंट्स को किस ग्रुप में लेकर के आए हैं? तो वो कहता है कि नेशनल पावर जो एक परमानेंट होती है, एक टेम्परेरी होती है, तो इसका मतलब स्थायी और अस्थायी के अंदर उसने उसको वर्गीकृत किया है, क्लासिफाई किया है। इसके बाद जो है शीत युद्ध की परिघटना किस ऐतिहासिक घटना के बाद वैश्विक मंच पर उभरी? शीत युद्ध की परिघटना किस ऐतिहासिक घटना के बाद वैश्विक मंच पर उभरी? तो किस घटना के बाद उभरती है? तो ये उभरती है द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद। जैसे ही द्वितीय युद्ध खत्म हुआ तो क्या शुरू हो गया? कोल्ड वार शुरू हो गया। बहुत आसानी से बता देंगे। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद कौन सा देश बिना किसी समानांतर या प्रतिस्पर्धा के एकल महाशक्ति के रूप में उभरा? भाई कोल्ड वार 1991 में ख़त्म हुआ तो कौन एक देश ताकतवर बनकर के रह गया? USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इसके बाद जो है गुट निरपेक्ष आंदोलन, नेम। गुट निरपेक्ष आंदोलन के पीछे क्या विचारधारा थी? गुट निरपेक्ष आंदोलन के पीछे? भाई देखो, राष्ट्रों का एक समूह जो किसी प्रमुख शक्ति खंड के साथ गठबंधन या विरोध में नहीं है, यानी कि कुछ राष्ट्र थे। देखो, इसका कोई लक्ष्य नहीं था सोवियत समर्थक कम्युनिस्ट देशों के साथ गठबंधन का एक समूह हो, नहीं, ये बिल्कुल समर्थन नहीं करते। ना ये अमेरिका पूंजीवादी देशों का करते हैं, ना यूरोप के राष्ट्रों और नाटो के खिलाफ जो राष्ट्रों का कोई एक समूह है, बल्कि ये क्या है, ये राष्ट्रों का एक समूह है जो किसी प्रमुख शक्ति खंड के साथ गठबंधन या विरोध में नहीं है। कि भी ना तो ये कम्युनिस्ट देशों का विरोध कर रहे हैं, ना ये पूंजीवादी देशों का कर रहे हैं, लेकिन ये किसी का साथ भी नहीं दे रहे हैं कि भी हम किसी के गुट में शामिल नहीं हो रहे हैं, ठीक है। हमें जिसकी ज़रूरत पड़ेगी हम उससे हेल्प ले लेंगे, इसका मतलब था ये, ठीक है। नेक्स्ट है परमाणु अप्रसार संधि कब अस्तित्व में? न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी, NPT, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। NPT कब आती है? 1968 के अंदर। इस चीज़ को याद रखिएगा, ये पेपर में आने वाली बातें हैं। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा देश 1996 की व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि CTBT का हस्ताक्षर करता है? यानी कि कौन सा देश जो 1996 की व्यापक परीक्षण यानी कंप्रीहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी 1996 में होती है, किस देश ने जो है इस पे हस्ताक्षर किए हैं? तो जापान इस पे हस्ताक्षर करता है। भारत, उत्तर कोरिया, पाकिस्तान ये हस्ताक्षर नहीं करते हैं, ठीक है। CTBT में भारत का कोई हस्ताक्षर नहीं है, ठीक है। इसके बाद जो है सामरिक शस्त्र सीमा वार्ता, SALT समझौता, उनके सामरिक परमाणु शस्त्रागार पर संभावित प्रतिबंधों पर एक द्विपक्षीय वार्ता है। यह द्विपक्षीय समझौता किसके बीच है? देखो, SALT किसके बीच हुआ था? USA और रूस के बीच में, USA और रसिया जो है उनके बीच में समझौता होता है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पे। विश्व व्यापार संगठन WTO ने किस अंतर्राष्ट्रीय समझौते का स्थान लिया है? भाई WTO किसकी जगह पे आता है? तो GATT की जगह पे आता है। GATT यानी कि जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, यानी कि टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौता, इसकी जगह पे आएगा। नेक्स्ट है आपका, किस शहर में 1982 में उत्तर दक्षिण वैश्विक आर्थिक वार्ता शुरू करने पर एक समझौते पर पहुंचने के लिए दक्षिण दक्षिण सहयोग की पहली बैठक की गई थी? 1982 में
दक्षिण दक्षिण सहयोग की पहली बैठक हुई थी, तो नई दिल्ली में भारत के अंदर हुई थी बैठक। ठीक है। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान की मुख्य विशेषताएं नहीं है? भारत के संविधान की क्या विशेषता नहीं है? लिखित संविधान है भारत का, बिल्कुल। क्वाजी फेडरल है, बिल्कुल, यानी कि अर्धसंघात्मक। दूसरा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, स्टेट और सेंटर की अलग अलग पावर हैं डिस्ट्रीब्यूट की गई, बिल्कुल ठीक है। क्या कमिटेड जुडिशरी है? नहीं, कमिटेड नहीं है। ठीक है। तो भारत की जुडिशरी जो वो फ्री है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है भारत की। ठीक है। नेक्स्ट जो है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को दुर्व्यवहार के आधार पर हटाया जा सकता है। भाई संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को जो है, अगर वो कुछ गलत करते हैं तो उनको जो है मिसबिहेव के कारण जो है हटाया जा सकता है। तो कौन हटा सकता है? सुप्रीम कोर्ट की जांच होगी, और उस जांच के बाद उस जांच में अगर सही पाया जाता तो उस फैसले के बाद राष्ट्रपति इनको हटाएगा। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की जांच में सही पाने पर फैसला होगा, उसके बाद राष्ट्रपति इनको हटाएगा। अगर राष्ट्रपति नहीं हटाएगा, मना कर देगा, तो नहीं हटा सकते। जब आपातकाल की उद्घोषणा लागू होती है तो लोकसभा की अवधि को एक अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है। मतलब कि मान लीजिए देश के अंदर इमरजेंसी लागू हो गई, तो और लोकसभा जैसे अभी था कि देश के अंदर चुनाव होने थे, लेकिन मान लो एकदम से इमरजेंसी लागू हो जाती, तो क्या चुनाव होते? नहीं होते। तो नहीं होंगे तो कितने समय तक नहीं हो सकते वो? तो उसके लिए जो है 1 वर्ष का समय है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल तक लोकसभा का समय बढ़ा सकते हैं। ठीक है। एक समय में 1 साल के लिए, मतलब एक समय में बढ़ाना है। ये नहीं है कि एक समय के बाद दोबारा फिर चुनाव ही करवाने पड़ेंगे, नहीं, उसके बाद फिर से बढ़ा सकते हैं। पहले तो 1 ही साल के लिए बढ़ाओगे आप। ठीक है। उसके बाद जो दुनिया के सभी लिखित संविधानों में सबसे लंबा कौन सा है? तो भारत का संविधान है सबसे बड़ा संविधान रिटन कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर। निम्नलिखित में से किस विषय के संबंध में भारत के संविधान में किसी भी संशोधन के लिए केवल संसद के साथ साधारण बहुमत की आवश्यकता है? देखो, किसी भी संशोधन के लिए केवल संसद के साधारण बहुमत की आवश्यकता है। तो कौन से के लिए? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इनको। दूसरा, राष्ट्रपति का चुनाव और उसका तरीका। अगर इनके अंदर चेंज करना है, इनके अंदर संशोधन करना है, तो आप जो हैं बिल्कुल साधारण बहुमत से कर सकते हैं। अगर संसद के कोरम में चेंज करना है तो आपको स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। राज्य में विधान परिषद का निर्माण करना है तो भी आपको जो है वो राज्य से अनुमति लेनी पड़ती है, और राज्यसभा इसका निर्माण करती है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 42, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष होने का गौरव किसे प्राप्त है? पहला अध्यक्ष कौन था लोकसभा का? तो ये गलत निशान लगा हुआ है, ये निशान गलत है, इसको हटा लेते हैं। ये आएगा इसका आंसर, जी मावलंकर जो हैं वो इसके आएंगे आंसर में। इसके बाद जो है नेक्स्ट है आपका, भारत सरकार के किस अधिकारी को भारत की संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है, बेशक वो उसका सदस्य ना हो? तो भारत के महान्यायवादी जो हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये इसके अंदर भाग ले सकते हैं। अमेरिका और फ्रांसीसी क्रांति के लिए प्रेरणा के स्रोत के रूप में क्या कार्य किया? कि भाई अमेरिका की क्रांति हुई, फ्रांस की क्रांति हुई, तो उसके अंदर जो है मोटिवेशन किस चीज़ का था? ठीक है, किस चीज़ से इंस्पिरेशन वहाँ पे आया? तो जो नेचुरल राइट्स हैं वहाँ से मिलता है कि भाई व्यक्तियों को जो है अपने नेचुरल राइट्स होते हैं, और उन नेचुरल राइट्स को आप जो वायलेट नहीं कर सकते, इसलिए वहाँ पे रेवोल्यूशन होती है। इसके बाद जो है भारतीय संविधान का कौन सा भाग जो है भारत में सहकारी समितियों से संबंधित है? आप बताएंगे। 9th भाग 9 और बी, इसका पार्ट बी, सहकारी समितियाँ जोड़ी गई हैं। ठीक है, इसको याद रख लीजिएगा। इसका कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था वो भी आपको याद करना पड़ेगा। राज्य के नीति निदेशक तत्व भारत के संविधान के किस भाग में वर्णित हैं? राज्य के नीति निदेशक तत्व भारत के कौन से भाग के अंदर दिए गए? तो भाग नंबर 4 है, आप सब जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन फेनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट के लेखक है? फेनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट, इसके लेखक कौन है? तो GW F. अधिकार की अवधारणा एक गतिशील अवधारणा है जिसमें नकारात्मक और सकारात्मक दोनों अधिकार इसकी निरंतरता बनाते हैं। नकारात्मक अधिकार वे अधिकार हैं जो राज्य द्वारा व्यक्ति के कुछ कृत्यों को प्रतिबंधित नहीं करेगा। राज्य द्वारा व्यक्ति के कुछ कृत्यों को प्रतिबंधित नहीं करेगा, यानी कि नकारात्मक अधिकार वे अधिकार हैं। कौन से अधिकार हैं? कौन से अधिकार नकारात्मक? यानी कि राज्य जो है व्यक्ति के कुछ कृत्यों को मतलब प्रतिबंधित नहीं करेगा। समझे मेरी बात को? मतलब कि सेल नोट रिस्ट्रिक्ट सर्टेन एक्ट्स ऑफ
द इंडिविजुअल बाई स्टेट, इंडिविजुअल के राइट्स को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है। इसके बाद जो राज्यसभा के अध्यक्ष अपने त्यागपत्र को किसको देते हैं, भाई किसको देगा, राज्यसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देगा, डिप्टी स्पीकर को, और डिप्टी स्पीकर किसे देगा, राज्यसभा अध्यक्ष को। ठीक है। तो नेक्स्ट जो है प्रिंसिपल ऑफ लेजिस्लेशन 1789, इस किताब का लेखक कौन है, जेरेमी बेंथम। याद रखिए, प्रिंसिपल ऑफ लेजिस्लेशन, ये किताब आती है पेपर में भाई, बार बार आएंगी ये किताबें। हेराल्ड लोस्की का अधिकार सिद्धांत 3 आवश्यक पहलुओं को ध्यान में रखता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आवश्यक पहलुओं में से एक नहीं है। लोस्की का अधिकार सिद्धांत 3 वस्तुओं को ध्यान में रखता है, कौन सा एक नहीं है, तो एक है जो इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट, जो वो इसमें नहीं है, व्यक्ति के हित हैं, अभिव्यक्ति के चैनलों के लिए विभिन्न समूहों के हित हैं, समुदाय का हित है, स्टेट का इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट नहीं है इसमें। मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा में इसकी प्रस्तावना के अलावा कितने अनुच्छेद हैं, भाई मानवाधिकारों के अंदर कितने अनुच्छेद हैं, 30 अनुच्छेद यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, 30 आर्टिकल जो वो मिलेंगे। इसाया बर्लिन की पुस्तक टू कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी किस सन में प्रकाशित होती है, 1958 में आती है। नेक्स्ट आपको कुछ मिलान करने हैं, मिलान क्या करने हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी, कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम, अनार्की स्टेट एंड यूटोपिया, द प्रिंस, अनार्की स्टेट एंड यूटोपिया रॉबर्ट नोजिक, द प्रिंस मैकियावेली। ठीक है। कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम मिल्टन फ्राइडमैन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी एफ.ए. हेयर। यानी कि 1 2 4 3, 1 2 4 3 यही है, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका स्वतंत्रता और समानता को पूरक सिद्धांतों के रूप में किसने माना है, ये भी स्वतंत्रता और समानता, लिबर्टी एंड इक्वलिटी, ये आपस में एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री प्रिंसिपल हैं, तो किसने कहा, ये सी.वी. मैकफरसन ने कहा है। नेक्स्ट जो है, किसका मानना है कि न्याय एक ऐसा नाम है जिसके आगे हर घुटने झुकेंगे, समानता एक ऐसा शब्द है जिससे कई लोग डरते हैं और घृणा करते हैं। कौन बात करता है, एल.टी. हॉबहाउस, एल.टी. हॉबहाउस इस बारे में बात करेंगे। ठीक है। देखो आपको लग गया कि ये डायरेक्ट चल रही हैं चीज़ें, इनके अंदर हम कर भी क्या सकते हैं, स्टेटमेंट हैं, स्टेटमेंट के ऊपर तो कोई भी कुछ भी बोल रखा है किसी ने भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉन रोल्स सामाजिक अनुबंध की परंपरा का पालन करते हुए न्याय की एक सर्वसम्मत प्रक्रिया पहुंचने के लिए एक अनूठी कार्य प्रणाली विकसित की, प्रक्रिया क्या है, क्या प्रक्रिया है, तो उसकी जो प्रक्रिया है, जो कंप्लीट प्रक्रिया आती है वो आती है कि प्रतीकात्मक रूप से व्यक्तियों को अज्ञानता के पर्दे के पीछे रखकर, वेल ऑफ इग्नोरेंस के पीछे रखकर उन्हें मूल स्थिति पर रखना है, ओरिजिनल पोजीशन में लेके जाना है। यानी कि इनका कॉन्सेप्ट क्या है, वही देखिए, वेल ऑफ इग्नोरेंस और दूसरा ओरिजिनल पोजीशन, इस कंडीशन में हम लोगों को रखेंगे और वो प्रिंसिपल बने, वहाँ प्रिंसिपल बनाए जाएंगे जस्टिस के। ठीक है। नेक्स्ट जो है, 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की गई, आत्मीय सभा बनाई गई थी 1815 में, किसने बनाई थी आत्मीय सभा, राजा राम मोहन राय ने बनाई थी। ठीक है। तो राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना की थी। नेक्स्ट जो है, गोपाल कृष्ण गोखले के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। उन्होंने भारतीय शिक्षा के विस्तार के लिए 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी, ये बात बिल्कुल ठीक है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी इन्होंने बनाई थी। दूसरा, उन्होंने अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र शुरू किया, हितवाद, लोगों का अखबार, इसको आप कह सकते हैं द हितवाद, द पीपल्स पेपर, ये नाम था इस अखबार का। तो ये दोनों बातें ठीक हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, भारतीय मुद्रा और बैंकिंग का इतिहास किसने लिखा, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने, द हिस्ट्री ऑफ इंडियन करेंसी एंड बैंकिंग, ये डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की किताब है। इसके बाद निम्नलिखित में से किस पश्चिमी सिद्धांत ने बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक के राष्ट्रवाद पर प्रभाव डाला, वह पश्चिम का कौन सा सिद्धांत था। ठीक, एक तो नेशनल इंडिपेंडेंस और सेल्फ डिटर्मिनेशन, ये 2 सिद्धांत हैं जो बाल गंगाधर तिलक के राष्ट्रवाद में प्रभाव डालते हैं, उनके नेशनलिज्म को इन्फ्लुएंस करते हैं, इफेक्ट करते हैं। धर्म सिद्धांतों में नहीं है, हठ धर्मिता में नहीं है, न ही बौद्धिक तर्क में है, यह होना और बनना है, यह बोध है, इसकी अवधारणा किसने दी, स्वामी विवेकानंद। याद रख लीजिएगा ऐसी ऐसी चीज़ों को, ये पेपर में आती हैं। ठीक है। ये स्टेटमेंट, ये सावित्री नाम की किताब लिखी गई थी अरविंदो घोष के द्वारा। नेक्स्ट है, राम मनोहर लोहिया ने 4 पिलर स्टेट कॉन्सेप्ट दिया, कौन सा उनमें से नहीं है। देखो, गांव है, मंडल यानी जिला, केंद्र सरकार, राज्य सरकार उसमें है ही नहीं,
ब्लॉक आएंगे उसके अंदर, गांव, ब्लॉक, जिला और केंद्र सरकार ये रहेगी, ठीक है। तो राज्य सरकार उसके अंदर नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में, वह पश्चिमी विचारों और दृष्टिकोणों के माध्यम से आधुनिकीकरण के मार्ग की वकालत करने वालों के प्रति गंभीर थे। उन्होंने अस्पृश्यता को अमानवीय और वैदिक धर्म के विरुद्ध बताया। ये बिल्कुल ठीक बात है। सीधी एक और बात है कि वे पश्चिमी विचारों और दृष्टिकोण के माध्यम से आधुनिकीकरण की वकालत करते हैं। मतलब ये कहते हैं कि हमें मानना चाहिए, मॉडर्नाइजेशन की तरफ हमें बढ़ना चाहिए, और पश्चिमी विचारों को इन्होंने अपनाया था, उस दृष्टिकोण को अपना करके आगे बढ़ रहे थे। तो ए और बी दोनों बातें ठीक हैं इनकी। नेक्स्ट है, स्वराज भारतीयों का जन्मसिद्ध अधिकार। ये किसका कथन है? बाल गंगाधर तिलक का है। इसके बाद है ग्लिम्पिस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री एंड द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ये किसकी किताब है? पंडित जवाहरलाल नेहरू की है। इसके बाद जो है मैं नास्तिक क्यों हूँ, ये किताब किसकी है? शहीद भगत सिंह की है। इसके बाद उदारवादी दर्शन को सर्वाधिक समर्थन किसका प्राप्त है? दादा भाई नारोजी जो हैं भारत के अंदर, वो लिबरल मॉडरेट फिलोसफी को ज़्यादा मानते थे। आप सब जानते हैं लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल जो हैं, ये तीनों तो क्या हैं? ये एक्सट्रीमिस्ट विचारधारा से हैं, जबकि मॉडरेट दादा भाई नारोजी। आधुनिक भारत का जनक किसे माना जाता है? आधुनिक भारत का जनक कह ले इसको, या आप ये कह सकते हैं कि रेनेसेंस के फादर किसे कहा जाता? भारतीय पुनर्जागरण के पिता किसे कहा जाता? तो राजा राम मोहन राय को कहा जाता। गोपाल कृष्ण गोखले धर्मात्मा गोखले नामक नेता को समर्पित गुजराती में एक पुस्तक किसकी लिखी हुई है? भाई देखो, गोपाल कृष्ण गोखले पर एक किताब लिखी गई थी, धर्मात्मा गोखले। किसने लिखी थी? गुजराती में ये किताब लिखी तो महात्मा गांधी गुजराती थे, उन्होंने ही लिखी। उनके गुरु भी थे गोपाल कृष्ण गोखले, राजनीतिक गुरु। जेपी नारायण ने समाज के अंतिम व्यक्ति के उत्थान के लिए कार्यक्रम शुरू किया, जो उनके समाजवादी विचार का एक अनिवार्य पहलू था। इस कार्यक्रम को किस नाम से जाना जाता है? अंत्योदय। अंत्योदय के नाम से जाना जाता है। जेपी नारायण ने जो है अंत्योदय की बात की है कि समाजवादी विचार का एक अनिवार्य पहलू है, और इस कार्यक्रम का नाम उन्होंने दिया अंत्योदय। वास्पेरोकियल के पारंपरिक दृष्टिकोण से आप क्या समझते हैं? वास्पेरोकियल केवल यूरोपीय सरकारों के प्रति प्रतिबद्ध, यानी कि सिर्फ रेस्ट्रिक्टेड टू यूरोपियन गवर्नमेंट ओनली, यूरोपियन गवर्नमेंट के लिए रेस्ट्रिक्टेड, ठीक है। ये टर्म याद करनी है, वास्पेरोकियल क्या है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में तुलनात्मक राजनीति और सरकार के दायरे में क्या चीज़ आती है? तुलनात्मक राजनीति किन चीज़ों पर आधारित है? राजनीतिक अनुभव पे, राजनीतिक व्यवहार पे, राजनीतिक संस्थान पे, सब चीज़ें इसके अंदर आती हैं। ये पहले भी आया पेपर में भाई, नेक्स्ट पेपर में भी आएगा आपके, ये 2023 में भी आया हुआ है यही क्वेश्चन। और जो मैंने ऊपर बताया ना आपको, ये जयप्रकाश नारायण वाला, ये भी आया हुआ है। और इससे पहले जो ये राजा राम मोहन राय हैं, दादा भाई नारोजी हैं, बाल गंगाधर तिलक या जवाहरलाल नेहरू हैं, बाल गंगाधर तिलक हैं, ये सारे क्वेश्चन जो हैं ये आगे 2023 में भी आए। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ 2024 में भी इन क्वेश्चन को याद करके जाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। कौन से देश ब्रिक्स समूह बनाते हैं? ब्रिक्स समूह किन देशों का बनता है? ये देख लीजिए, ये लिखा हुआ आपका ब्रिक्स। इसका मतलब है ब्राज़ील, इसका मतलब है रसिया, इसका मतलब है इंडिया, इसका मतलब है चाइना, इसका मतलब है साउथ अफ्रीका। तो कौन से देश हुए? ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। इसके बाद तुलनात्मक राजनीति कुछ प्रकार के तर्क उत्पन्न करती है। निम्नलिखित में से कौन सा लेबल उन तर्कों के लिए सबसे अच्छा है? तुलनात्मक राजनीति क्या करती है? तो एक्सप्लेनेशन जो है वो सबसे अच्छा तर्क है यहाँ पे। इसके बाद जो है, संयुक्त राष्ट्र की संरचना मानवता को स्वर्ग में ले जाने के लिए नहीं है कि मानवता को हम स्वर्ग में भेज दें, बल्कि उसे नरक से बचाने के लिए की गई है। किसने कहा था ये बात? डैग हैमरशोल्ड। आपको यूएन के अंदर जो जनरल असेंबली जो बनती है, उसके जो महासचिव हैं वो सारे याद कर लेने हैं। कौन कब, शुरू से लेकर के, पहले से लेकर आज तक, एंटोनियो गुटेरेस तक, सब याद होने चाहिए, ट्रिगवेली से एंटेरो गुटेरेस तक। इसके बाद जो ए सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल साइंस, ये किताब लिखी गई थी भाई डेविड ईस्टन के द्वारा, जिसके अंदर उन्होंने जो इनपुट आउटपुट का सिस्टम बताया था वो सब चीज़ें इन्होंने बताई हैं इसके अंदर। इसके बाद जो है नेक्स्ट है, संयुक्त राज्य अमेरिका में नाम मात्र और वास्तविक कार्यकारी हैं। मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव कौन है? राष्ट्रपति।
एक ही व्यक्ति है वहाँ पे काम करने के लिए। निम्नलिखित में से कौन संविधानवाद की अनिवार्य विशेषता नहीं है, कि संविधानवाद कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की अनिवार्य विशेषता क्या नहीं है? तो पूर्ण राजतंत्र वो उसके अंदर नहीं होता है, कभी नहीं दिखाई देगा। वहाँ पे क्या दिखा? वहाँ पे पॉपुलर सॉवरेनिटी दिखेगी, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट दिखेगी, सेपरेशन ऑफ पावर दिखेगा, वहाँ पे मोनार्की नहीं दिखेगी, ये नहीं होगा। इसके बाद है ग्लोरियस रेवोल्यूशन ऑफ इंग्लैंड टुक प्लेस इन विच ईयर? भाई इंग्लैंड के अंदर क्रांति हुई थी, गौरवशाली क्रांति नाम दिया गया उसे, कब हुई थी? 1688 में। फ्रांस की क्रांति कब होती है? 1789 में। अमेरिका की क्रांति कब होती है? 1776 में। ये भी याद रख लेनी है, ये पूछी जाती हैं। और रसिया में क्रांति कब होती है? 1917 में। चीन में क्रांति कब होती है? 1949 में। क्यूबा में क्रांति कब होती है? 1959 में। इस तरीके से ये सारी क्रांतियाँ जो है आपको याद रख लेनी है। नेक्स्ट जो है, किस देश में मनुष्य और नागरिक के अधिकारों की घोषणा संविधान की नींव रखती है? भाई कौन सा ऐसा देश है जहाँ पे डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन लेज द फाउंडिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म? तो ये फ्रांस के अंदर ऐसा हुआ था, ठीक है, फ्रांस ने ऐसा किया था। नेक्स्ट जो है, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? ये फिर से मैं कह रहा हूँ, ये वापस घूम फिर के क्वेश्चन आया है। ये पहले जो आपके सामने आया हुआ था, ये क्वेश्चन भी 2023 में भी है, 2022 में भी है, 21 में भी आया है, तो बार बार रिपीट होते हैं। ये प्राइम मिनिस्टर वाला भी रिपीट हो रखा है, डेविड स्टन वाला रिपीट हो रखा है, तो आपको याद करने ये सारे के सारे। किसने कहा था संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति एक राजा से अधिक और कम दोनों है? राजा से अधिक और उससे कम दोनों चीज़ें हैं, प्रधानमंत्री से भी अधिक और कम दोनों है, तो हेराल्ड जे लोस्की ने ऐसी बात बोली थी, ठीक है। इसके बाद किस संगठन ने एक नया नाम अपनाया है? कंज्यूमर इंटरनेशनल। कौन सा संगठन था जिसने नया नाम बनाया अपना? कंज्यूमर इंटरनेशनल, CI। तो वो बनाया गया था इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंज्यूमर यूनियन, उपभोक्ता संघों का अंतर्राष्ट्रीय संगठन, इसने कंज्यूमर यूनियन इंटरनेशनल बनाया है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? जेनेवा के अंदर। ये भी आया हुआ है भाई, इसको भी याद रख लीजिएगा। पीछे पूछा था कब बना था ये संगठन? 1917 में, ठीक है। लीग ऑफ नेशन का पार्ट था, उसके बाद ये UN के अंदर शामिल कर लिया गया, ठीक है। तो UN के अंदर अब है, UN 1945 में बनता, तो 45 में ये इसका हिस्सा बन गया। इसके बाद प्रोफेसर नॉर्मन हिल ने सदस्यता और गतिविधि के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय संगठन के वर्गीकरण का सुझाव दिया। जो वर्गीकरण में से एक नहीं है, उस वर्गीकरण में क्या नहीं है? तो उसके अंदर जो मल्टीलेटरल नहीं है, बाईलेटरल भी है, रीजनल भी है, यूनिवर्सल भी है। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर कब हस्ताक्षर हुए थे? 26 जून 1945 एक ही डेट है, याद रख लीजिएगा। संयुक्त राष्ट्र पे हस्ताक्षर हो गए, उसका जो चार्टर बन के आया था। पहला फांसीवादी आंदोलन किस देश में उभरा? पहला फांसीवादी आंदोलन, सब ये सोच लेना कि मुसोलिनी को याद कर करके इटली, ठीक है। निम्नलिखित से कौन ब्रिटिश सरकार प्रणाली की विशेषता नहीं है? ब्रिटिश सरकार जो बनती है, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो बनती है, उस सरकार की विशेषता नहीं है, तो वहाँ पे जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता है, ठीक है। द्विसदनात्मक तो है, 2 सदन हैं, प्रधानमंत्री का कार्यालय भी है, PMO ऑफिस भी है, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जो वो भी है। उच्च सदन के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, यानी कि जो राज्यों की सभा होती है, जहाँ पे लोगों को भेजा जाता है। भारत में जैसे राज्यसभा, वैसे ही एक सभा वहाँ पे है, लॉर्ड सभा जिसे कहते हैं आप। उस लॉर्ड सभा के अंदर क्या होता है? इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं अपर हाउस के अंदर। इसके बाद है स्वतंत्र नियामक आयोग, इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशन वर द लाइन एजेंसी ऑफ विच कंट्री? किस देश की लाइन एजेंसी है ये स्वतंत्र नियामक आयोग? USA के अंदर है ये, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट जो विच एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशंस कंसर्न्ड विद द सेफ्टी एंड पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी? मतलब कि संयुक्त राष्ट्र की कौन सी एजेंसी परमाणु प्रौद्योगिकी की सुरक्षा और शांतिपूर्ण उपयोग से संबंधित है? तो ये है उनकी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जो ये वो काम करती है। इसके बाद जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित। ये फिर से आ गया है 2023 में भी, 22 में भी और 21 में भी। निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? तो कौन नहीं है? तो सिक्योरिटी काउंसिल का भारत ही नहीं है, रूस, अमेरिका, चीन ये तो हैं। ये फिर से घूम फिर करके आ गया, बताइए। ये भी पिछली बार, अगली बार भी आया हुआ है, ये नेक्स्ट ईयर में जो हुआ पेपर, तो इस बार भी आ सकता है, क्या फ़र्क पड़ता है। तुलनात्मक, ये पूछा गया निम्नलिखित से कौन सा कथन तुलनात्मक राजनीति के वैज्ञानिक चरित्र का सबसे अच्छा वर्णन करता है?
तो ये है भाई, तुलनात्मक राजनीति वैज्ञानिक चरित्र का वर्णन कौन करता है? तो तुलनात्मक राजनीति विश्लेषण एक प्रकार का विज्ञान है जो संभवतः भौतिक विज्ञान के समान निश्चितता के ज्ञान का उत्पादन नहीं कर सकता। तो ये वाली बात जो है इसको कंप्लीट एक्सप्लेन करती है। इसके बाद जो है अपने विचारों को विकसित करते समय राजनीतिक विचारक प्रत्युत्तर देते हैं, ठीक है, मतलब कि वाइल डेवलपिंग देयर आइडियाज पॉलिटिकल थिंकर्स रिस्पॉन्ड टू, क्या रिस्पॉन्ड करते हैं, क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं कि इसके बारे में कुछ कंफर्म तो नहीं है, लेकिन चलो, अकेले उनके सामाजिक ऐतिहासिक और राजनीतिक संदर्भ के, अकेले उनके बौद्धिक संदर्भ के, उनके सामाजिक ऐतिहासिक और राजनीतिक दोनों के साथ बौद्धिक संदर्भ के, न तो उनके सामाजिक ऐतिहासिक और नहीं, ये नहीं हो सकता। इसका आंसर होगा थर्ड, सामाजिक ऐतिहासिक, यानी कि बोथ देयर सोशो हिस्टोरिकल पॉलिटिकल एज वेल एज इंटेलेक्चुअल कंटेक्स्ट। तो ये यहाँ पे मेन आएगा कि जब भी कोई अपने विचारों को विकसित करता है तो वो इसके जवाब में उत्तर देता है कि सोशो और हिस्टोरिक जो है और पॉलिटिकल जो है उसको ध्यान में रखते हुए अपना इंटेलेक्चुअल कंटेक्स्ट भी वो साथ में जोड़कर बात करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं कि राजनीति विज्ञान को सत्ता को आकार देने और साझा करने का अध्ययन के रूप में किसने परिभाषित किया है? तो J.W. गार्नर जो हैं वो इसकी बात करते हैं। ये क्वेश्चन भी आपका पहले आया भी है, आगे भी आया, 2023 में भी आया है ये क्वेश्चन, 2023 में, ठीक है, इसको याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व राज्य का आधार नहीं बनता है? राज्य का आधार कौन सा तत्व नहीं बनता है? तो पीपल्स जो हैं वो राज्य का आधार नहीं बनते हैं। राज्य का आधार क्या बनता है? टेरिटरी बनती है, सॉवरेनिटी बनती है, पावर बनती है। कोई भी राज्य जो बनता है उसके लिए पावर, टेरिटरी, सॉवरेनिटी ये सब बनते हैं। पीपल्स राज्य का आधार नहीं बनते हैं, ठीक है। एक बार फिर से मैं आपको 97, 98 क्वेश्चन करवा देता हूँ। थोड़ा सा डाउट चल रहा है इस पर अभी भी, क्योंकि सत्ता को आकार देने और साझा करने का अध्ययन जो है उसके रूप में किसने परिभाषित किया? तो ये हेराल्ड लॉसवेल का नाम आएगा, गार्नर नहीं आएगा, हेराल्ड लॉसवेल इसके अंदर आएंगे। और कौन सा तत्व राज्य का आधार नहीं बनता है? तो राज्य बनने के लिए कौन सा तत्व? तो शक्ति, पावर जो है वो आधार नहीं बनता है। पॉपुलेशन होती है, टेरिटरी होती है, सॉवरेनिटी होती है, ये तीनों आएंगे इसके अंतर्गत, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है मान्यताएं होती हैं दूसरे देशों के द्वारा, रिकॉग्निशन। इसके बाद जो है व्यवहारिक दृष्टिकोण ने, यानी कि जो बिहेवियरल अप्रोच आई थी, उसने अपने अध्ययन का ध्यान राजनीतिक संस्थानों और संरचनाओं से स्थानांतरित कर दिया, यानी कि पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन से और स्ट्रक्चर से अपने आप को स्थानांतरित करके कहाँ पे लेके गए कि भाई जो इंस्टीट्यूशन है उनके फंक्शन के ऊपर लेके गए, और स्ट्रक्चर पे ध्यान नहीं दिया इन्होंने, फंक्शन पे कहा कि ये काम क्या करते हैं, इनके काम पे ध्यान दिया गया। इसके बाद जो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइडियाज़ कंट्रीब्यूट टू द एलिमेंट्स ऑफ नेशनलिटी, नेशनलिटी को बनाने में किनका योगदान है? कंसिडर द फॉलोइंग आइडियाज़, हमें बताना है कि किस धारणा ने राष्ट्रीयता के तत्वों को योगदान दिया, राष्ट्रीयता के तत्वों में योगदान दिया। तो हम देखेंगे कि जो कॉमन रेस जो है, कॉमन रेस, कॉमन लैंग्वेज, कॉमन रिलीजन, ये सब चीज़ें जो हैं एक नेशनलिटी को, एक राष्ट्रीयता को बनाने में योगदान देती हैं, ठीक है। तो ये था आपका कंप्लीट पेपर, जिसके अंदर हमने देखा कि 2021 में जो पेपर हुआ था उस 2021 के पेपर में कौन से क्वेश्चन आए हैं, और उन क्वेश्चन में से कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो मुझे लगता है पूरा पेपर इंपॉर्टेंट होता है ये, इसमें से जो डायरेक्ट क्वेश्चन हैं और कई बार रिपीटेड अगर हम बात करेंगे तो रिपीटेड में जैसे आपके 2012 से लेकर के 2012 से 2023 तक के सारे क्वेश्चन पेपर करवा रहा हूँ। तो इसमें क्या है कि इन पेपर के अंदर से मैं ज़्यादा नहीं कह रहा, आपके 50% क्वेश्चन आपके वहीं से मिल जाएंगे, यानी कि 50% क्वेश्चन तो आप डायरेक्टली ठीक कर लेंगे, कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 50% क्वेश्चन आपके इन्हीं पेपर में से ठीक हो जाएंगे, और 50% जिसके क्वेश्चन ठीक हो गई तो वो समझ लीजिए एडमिशन के लिए पहुंच गया है, ठीक है। तो आप इसकी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो इन पेपर को ध्यान से पढ़ना, ध्यान से देखना, कोई बात इंपॉर्टेंट लगे तो हमें मैसेज करिए, हमें बताइए आपको क्या चीज़ और पूछनी है इसमें से। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।